सबसे पहले तो नाम देख लीजिएगा, नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए 2-3 चीजों से देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखवाएंगे, 1-2 पेज रखिएगा या बैरक में जगह हो आगे तो देख लीजिए, मतलब 1 आध पेज साथ में जरूर रखिएगा जिसमें आपको चीजें राइट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले आप नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोई सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं अभी क्योंकि सेक्शन तो है नहीं जो कोई सीक्वेंस में जाएंगी, अभी तो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में और समझना, जो नहीं समझ में आए तुरंत आपको वहां से पूछना भी है, क्योंकि नहीं पूछोगे तो चीजें फिर क्या हो जाएंगी आपकी, स्लिप होंगी माइंड से। तो बहुत अच्छे से चीजों को देखना। पहली चीज, ऑल इंडिया जुडिशियल देखिए सर्विस का क्या आ रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री होने वाला है, टोटली फ्री है। करना क्या है, 13 नवंबर को ये टेस्ट हो रहा है, इसके लिए आप फ्री एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी में। इसका लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। फ्री टेस्ट है, नॉलेज तो मिलेगी, साथ साथ जो भी 100 पार्टिसिपेंट होंगे उनको प्राइजिंग भी मिलेगी। टैबलेट है फर्स्ट प्राइजिंग, सेकंड प्राइजिंग आपको सेकंड रैंक 5G स्मार्टफोन है, 3rd से 7 रैंक आपको ईयरबड्स है, 8 से 17 आपको होम स्पीकर है, और 18 से लेकर 100 तक आपको गिफ्ट बाउचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो इसको जरूर यूज करिएगा। कोड अगर आपसे पूछता है एनरोल करते समय तो शाबाश 10 कोड यूज करेंगे। इसके साथ साथ अन्य चीजें, मैं आपको प्लस में भी आ चुका हूं, मैं अनअकैडमी प्लस क्लासेस ले रहा हूं, तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 27 से, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, उसको भी देख सकते हैं। नॉमिनल प्राइस में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। देखिए मैं आपको इन शाबाज और मेरी जो पूरी टीम है, तो हमारी पूरी टीम क्या कर रही है, 27 अक्टूबर से 6 महीने का बैच लेके आ रही है। इस बैच को एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कोड यूज करिएगा शाबाश 10। अभी आपको ऑफर भी चल रहा है, दिवाली ऑफर, आपको ये चीजें आपको ऑफ मिल सकती हैं। इसके साथ साथ महाअभ्यास टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री चल रही है, इसमें भी शाबाश 10 कोड यूज करिए। फ्री टेस्ट सीरीज है, रोज रात को 9 बजे, ठीक है, 19 से 31 तक। आप टेलीग्राम चैनल में इसको पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें हुई, और ये जुडिशियल अनअकैडमी लाइट भी देख सकते हो। चलिए आपका जो यहां पे बात किसकी हो रही है, ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब होता है अंतरण, यानी ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चीज को जाना। कोई चीज अगर ए के पास है, ए के पास से अगर वो चीज बी के पास चली जाए, ठीक है, ए से पास से बी के पास जाना, यही ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब चीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है, कोई व्यक्ति को आप दान दे दो, कोई व्यक्ति आपसे चीज खरीद ले, किसी को आप चीज गिरवी रख दो, पट्टा वगैरह, गिरवी पट्टे वगैरह पे दे दीजिए, कोई व्यक्ति को प्रॉपर्टी डली मिल जाए कहीं, ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मेरी चीज कहीं गिर जाए और आपको मिल जाए, कोई व्यक्ति चीज छीन के ले जाए। तो हर कंडीशन में आपकी जो ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अब कुछ लॉफुल तरीके, कुछ अनलॉफुल तरीके हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि हर तरीका लॉफुल होगा। ये पेन मेरा है और मैं आपको दे दूं, अब देने के बहुत सारी चीज हो सकते हैं। अब मैंने आपको पेन दिया, बदले में आपसे कोई दूसरा पेन ले लिया, ये एक्सचेंज हो गया, ये भी तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। समझिए मेरे पास एक मोबाइल है, एक आपके पास है, मुझे आपका मोबाइल अच्छा लगता है, आपको मेरा अच्छा लगता है, मैंने कैसा करो बदल लेते हैं, 1 महीने के लिए बदल लेते हैं, ये ट्रांसफर किया। यहां पे भी क्या हो गई चीज है, यहां पे चीज की मतलब जो पोजीशन थी वो बदली ना, ये भी ट्रांसफर है। अर्थात ट्रांसफर का मतलब है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज चली जाती है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। और किसका ट्रांसफर किया जा रहा है यहां पे, किसी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। अब प्रॉपर्टी समझिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है यहां पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया कि किन पर एप्लीकेबल होता है, नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी वर्ड को अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। हम अभी जनरल सेंस में देख रहे हैं, हम कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में डालिएगा। हम कोई डायरेक्ट अभी नहीं देख रहे। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी है, जब मैं पहुंचूंगा प्रॉपर्टी तब आपको बताऊंगा। अभी जनरली चीज समझिए, प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है जनरली हम अगर देख लेते हैं तो प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है टेंजिबल, एक प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल जिसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। क्या बोलते हैं, मूर्त। और एक होती इनटेंजिबल संपत्ति जिसको बोलते हैं अमूर्त। अब मूर्त और अमूर्त क्या होती है, मूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो।
अर्थात जिस प्रॉपर्टी का फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात जिसको देख सकते हो। ये मेरे हाथ में पेन है, आप इसे देख पा रहे हो, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। इसकी कुछ ना कुछ कीमत तो है ही, कुछ ना कुछ 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, बात वो नहीं चल रही, कीमत है, ये भी प्रॉपर्टी है। लेकिन कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल, क्योंकि मैं इसे छू भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल। और दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी होती है इंटेंजिबल, जैसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं करते, लेकिन वो आपकी होती है। जैसे कॉपीराइट, बोलता है ना कि मेरा इस पे कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क, आपने नाइक के जूते पे ऐसा निशान है, ये जो राइट का निशान है, अरबों खरबों का इसकी कीमत है। आप अपने जूते में लगा के देखिए, आप जूते की कंपनी खोली और ये ऐसा लगा के देखिए निशान, आप जेल चले जाओगे, आपको लाखों करोड़ों का जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? इट इज अ ट्रेडमार्क। ये उनका क्या है? ये उनका कॉपीराइट है, उनका ट्रेडमार्क है, ये कुछ भी है, कीमत है ना इसकी लाखों, और ये भी बेचा जा सकता है, लेकिन ये दिखता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं भैया आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूं, क्या इसकी कीमत है? उसने कहा भैया इस कीमत, इस चिन्ह की कीमत होगी 50 करोड़ रुपए, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, अरबों खरबों का है वैसे तो ये, उसने मेरे को बेच दी, अब मैं इसको यूज कर पाऊंगा। तो ये भी क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। तो अमूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, प्रॉपर्टी तो है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। चलिए इसके बारे में तो हमें यहां नहीं पढ़ना है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। और टेंजिबल प्रॉपर्टी को भी हम दो प्रकार से बांट देते हैं जनरल वे में। एक बांटते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं चल संपत्ति, और एक प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो होती है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराई जा सकती है। जैसे आप मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हो, कोई व्यक्ति साइकिल लेके घूम रहा, ये कैसी प्रॉपर्टी? मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ये भी तो प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी? दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये चल संपत्तियां होती है। अर्थात एक प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो एक जगह पर स्थिर होती है, मतलब वो या तो डायरेक्टली स्थिर है, प्राकृतिक रूप से स्थिर है, या व्यक्ति ने उनको स्थिर कर दिया। जैसे एक पेड़, जब तक पेड़ जमीन से लगा हुआ है, प्राकृतिक रूप से क्या है? वो स्थिर है। क्या वो हिल सकता है? नहीं। पेड़ कोई ऐसा देखा है जो जिंदा भी हो और इधर से उधर चल रहा हो? या तो उसको काट डालो, काट के आप इधर से उधर ले जा सकते हो, लेकिन क्या वो जब जिंदा है, मतलब जो, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पेड़ हो गया आपका। मैंने बोला कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जब मकान बनवाता है तो मकान के पिलर कहां गड़वा देता है? पिलर या नींव भरवाता है ना, पिलर गड़वाता है। ये पिलर क्या हुआ? पिलर से गड़वा दिया, ये हो गया इमूवेबल। अब वो क्या मूव कर सकता है? नहीं। लेकिन गाड़ी है तो गाड़ी आपकी मूव कर सकती है। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जिसको मूव कराया जा सकता है, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी होती है जो जमीन से या तो प्राकृतिक रूप से स्थिर है वो, या उसे क्या है, अप्राकृतिक रूप से, मतलब इसको आर्टिफिशियल तरीके से वो स्थिर है। या जैसे ये पंखा है, समझिएगा, ये लगा है कैमरा, कैमरे की ये रॉड आपको दिख रही होगी, जिनको ये दिख रही है कैमरे की सामने रॉड, ये कैसे है? ये इट इज इमूवेबल। ये मूवेबल थी, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया? इसको, इस पे कुछ बोल्ट वगैरह लगा दिए। पंखा है, पंखा कैसा है? जब दुकान में रखा हुआ है पंखा कैसा है? रखा हुआ है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने उस पर क्या कर दिया? जब उसको आप टांगते हो तो उस पर बोल्ट वगैरह लगा देते हो और बोल्ट कस दिए, ये क्या हो गया? इमूवेबल। तो ये जब तक इमूवेबल है, जब तक आप उसकी जकड़न जिससे वो जकड़ी हुई है उसको नहीं हटाओगे। ये बोर्ड कैसा है? वैसे तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी था, लेकिन मैंने इसके पीछे क्या लग दिया? इस पे बोर्ड वगैरह लगा के, स्क्रू वगैरह लगा के इसको इमूवेबल बना दिया है। तो ये प्रकार की दो प्रॉपर्टीज होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल भी बनाया जा सकता है, इमूवेबल को मूवेबल बनाया जा सकता है। वो अलग बात है कैसे क्या बनाया जा सकता है, लेकिन दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। और हम टीपी एक्ट जनरली प्रॉपर्टी, मतलब ज्यादातर टीपीएफ एक्ट किसको कवर करती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन ऐसा नहीं केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कवर करती है। बताऊंगा बाद में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कवर किया जाता है और कौन सा भाग किसको कवर करता है और किससे क्या संबंधित है। तो ये बेसिक चीजें समझ में आई। क्या हुआ? एक्ट का नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी जैसे देखा जा सकता है, छुआ, महसूस किया जा सकता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो अमूर्त संपत्ति होती है, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, और मूर्त संपत्ति में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, जहां ना समझ में आए पूछिएगा, क्योंकि ये क्या है, कोई सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहा है। बैरक तो है नहीं है, ये कहीं बैरक में तो लिखा नहीं है कि सेक्शन 1 ऐसा कहती है 2। जब बैरक पढ़ेंगे तो बैरक की लैंग्वेज को देख के पढ़ेंगे कि बैरक क्या बोलता है, लेकिन ये बैरक नहीं, ये जनरल चीज है, आपको जो है पढ़नी चाहिए। चलिए आ जाते हैं आगे।
अब देखिए जो टीपीए है 1882, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका एम क्या होता है। इसका एम है, इस एक्ट का एम क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो एक्ट ऑफ पार्टीज, अब इसके बारे में समझना है, जो एक्ट ऑफ पार्टीज होता है उसके माध्यम से जितने लॉ है इनको क्या करना, एक साथ रखना। अब मैंने बोला क्या, एक्ट ऑफ पार्टीज। अब ये क्या भैया नई बला है, एक्ट ऑफ पार्टीज क्या होता है भैया, ये नई चीज हमने क्या बताई, हमने बोला एक शब्द एक्ट ऑफ पार्टीज, ये क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज एक्ट ऑफ पार्टीज? इज देयर एनीवन यू नो व्हाट इज एक्ट ऑफ पार्टीज? एक्ट ऑफ पार्टीज क्या होता है, सोचिए, पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। देखिए जब तक दिमाग नहीं दौड़ाओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोशिश करिए, बाकी हम तो बता ही रहे आपको। व्हाट डू मीन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज? एक्ट ऑफ पार्टीज से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो समझ ही आ गया आपको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये तो समझ में आ गया ना, पुराने यही बताया ना भी आपको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। अब देखिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जनरली दो तीन प्रकार से होता है। एक होता है एक्ट ऑफ पार्टी, पक्षकारों के द्वारा, एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, एक होता है अदर टाइप से। ठीक है, एक अदर प्रकार से होता है जिसपे अपन किसको लेके आ जाओगे आप, जिसपे जनरली अपन किसको लेके आएंगे, डेथ वगैरह पे, व्यक्ति की जब डेथ वगैरह पे हो जाती है तो ट्रांसफर हो जाता है। तीन प्रकार की मैंने बातें की, तीन प्रकार की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी अलग अलग प्रकार से होता है। एक होता है एक्ट ऑफ पार्टी, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, इट इज एक्ट ऑफ पार्टीज, पक्षकारों के कृत्य द्वारा। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रॉपर्टी, जैसे समझो मेरा ये पेन है और मैं आपको ये 50 रुपए में पेन बेच दूं, ये एक्ट ऑफ पार्टीज है, क्योंकि जो बेचा वो भी पार्टीज ने बेचा, जो खरीदा वो भी पार्टीज ने बेचा। यहां पर इन्वॉल्वमेंट पार्टीज का है, और जब एक्ट ऑफ पार्टीज होता है तो वो टीपीए कवर करती है। तो टीपीए किस ट्रांजेक्शन को कवर करती है, एक्ट ऑफ पार्टीज को कवर करती है बस। कुछ एक्सेप्शंस में ऑपरेशन ऑफ लॉ को कवर किया जा सकता है, एक्सेप्शनल कंडीशन में, मैं जनरल रूल नहीं बोल रहा। आपसे कोई पूछे कि टीपीए किस पर लागू होती है, तो बोलेंगे अपन टीपीए एक्ट ऑफ पार्टीज पर लागू होती है, अर्थात जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, उसी पर हमारी टीपीए एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर ट्रांसफर लॉ द्वारा किया जा रहा है, जैसे लॉ द्वारा कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, सोचिए थोड़ा, लॉ द्वारा ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? नहीं, ऑक्शन, ऑक्शन लगती है, या क्या होता है और भी बताइए, ऑक्शन होती है, बिल्कुल आपने सही बताया, एक ऑक्शन हो गया। और इंसॉल्वेंसी, जब व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब व्यक्ति की प्रॉपर्टी फोरफीचर कर ली जाती है, यहां पे जो व्यक्ति होता है, मतलब यहां पे प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, लेकिन किस प्रकार से जा रही है, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये लॉ के द्वारा जा रही है, यहाँ पे व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। और जब व्यक्ति का रोल नहीं होगा तो फिर टीपीए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ कंडीशन को छोड़ के, एक्सेप्शन क्योंकि हर रूल के होते हैं। और तीसरा जो ट्रांसफर होता है वो होता है ऑन डेथ वगैरह, जैसे जब व्यक्ति मर जाता है, जैसे व्यक्ति मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी किस पे जाएगी, कैसे जाएगी, उसकी विल के माध्यम से, वसीयत वगैरह के माध्यम से। तो ये वसीयत वगैरह पे भी टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता, टीपीए केवल किस पर एप्लीकेबल होता है, जनरली आपके एक्ट ऑफ पार्टीज पर होता है, जिसको बोलते हैं पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति के अंतरण पर ही हमारा टीपीए एप्लीकेबल होता है, अन्य चीजों पर नहीं होता है। अब इसको और अच्छे से अपन पढ़ेंगे। चीज है क्लियर आपको आई? पहली चीज, जहां पे नहीं आए वो चीजें पूछते जाएगा जनरल वे में। अब ये दूसरी तीसरी बार भी एक दो बार अभी और पॉइंट आएंगे दूसरी चीजों के साथ, ठीक है। अभी जब ये लिखवाऊंगा कि टीपीए किस पर एप्लीकेबल होती किस पर नहीं, तब भी ये पॉइंट आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पर एप्लीकेबल होगा। कोई पूछ ले कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो आप बोल देना नहीं भैया ये नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एग्जाम्पल आते हैं पार्टीशन, बंटवारा। क्या बंटवारा भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है? नहीं। जो बंटवारा होता है ना, पारिवारिक बंटवारा, समझो एक पिता के 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ऑलरेडी लॉ में इसका हिस्सा लिखा हुआ है कि पिता की अगर मृत्यु हुई और पिता की संपत्ति थी तो लड़कों को कितना मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा। और अगर आप या तो अपने खुद से कर लीजिए, वो अलग चीज होती है। तो जो ये बंटवारा होगा, पार्टीशन, पार्टीशन के लिए सूट लाया जाता है कि लॉ
हमारा क्या करा दीजिए, हम लोगों के बीच में, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही, पिता की मृत्यु हो चुकी, हमारी प्रॉपर्टी को बंटवारा कर दीजिए। तो ये अब कैसे हुआ बंटवारा? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा हुआ ना बंटवारा। पार्टीज का तो कोई रोल नहीं है, इसलिए या कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर देता, भी बताएंगे बहुत सारी चीज होते हैं। तो जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तभी हमारी टीपी एप्लीकेबल होती है। ऑपरेशन ऑफ लॉज या अदर प्रकार से, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, विल वगैरह होती है, उस पर टीपी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कभी पूछा जाए कि ये पार्टीशन वगैरह आएंगे या ये सरेंडर आता है, कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देता है या उसकी प्रॉपर्टी फोरफीचर हो जाती है, क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रकार है? तो बोल देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या हो रहा है, या विल है कि नहीं है? तो विल भी नहीं है। विल इसलिए नहीं क्योंकि भैया मरे व्यक्तियों के बीच हो रहा है। और एक चीज और याद रखिए, टीपी हमेशा जीवित व्यक्तियों के बीच में ट्रांसफर की बात करती है। यह पॉइंट समझ में आया? इसके बाद एक और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है? एक एक धीरे धीरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, बेसिक चीज आपको होगा। इसके बाद देखिएगा, ट्रांसफर जो टीपीए है, जो टीपीए में जो ट्रांसफर हो रहा है वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है? जो ट्रांसफर दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं इंटरवाइवस। क्या बोल रहे हो? इंटरवाइवो या इंटरवाइवस बोल सकते हैं। दूसरा होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा कौन सा होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। लिखिएगा, तीसरा लिख लीजिएगा। ट्रांसफर कौन सा होता है? टेस्टिमनी। कौन सा होगा तीसरा? टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। अब देखिए ये ट्रांसफर के कितने सारे प्रकार हो गए। इंटरवाइवस मतलब होता है टीपीए ऐसे ट्रांसफर को लेके लागू होगी जब ट्रांसफर किस पर होगा? लिविंग पर्सन का। अर्थात जब एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तभी हमारा टीपी एप्लीकेबल होगा। इंटरवाइवस मतलब क्या हुआ? जीवित व्यक्ति। जब एक जीवित व्यक्ति, समझो मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, अब वो देखना पड़ेगा। देखिए हर प्रॉपर्टी पे टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखिएगा टीपीए का स्कोप थोड़ा सा नैरोअर है, हर प्रॉपर्टी टीपीए कवर नहीं करता। अभी मैं आपको बताऊंगा, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, ये संपूर्ण विधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी ट्रांसफर की विधियां इसमें आ जाती हैं। बहुत सारी विधियां ट्रांसफर की जो एक्ट कवर करता है और बहुत सारी ऐसी विधियां जो एक्ट कवर नहीं करता है। मैंने क्या बोला कि ये क्या है? लिविंग पर्सन के बीच में क्या करता है? ट्रांसफर की बात करता है। इट इज ये किसके बीच में कर रहा है? लिविंग पर्सन के बीच में। दूसरा मैं बोल रहा हूं भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, अभी पढ़ चुके हो कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के बीच में लागू नहीं होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ पे ये तो लागू कर ही नहीं रहे। और टेस्टिमनी ट्रांसफर का मतलब होता है मृत व्यक्तियों के बीच, या व्यक्ति मर जाता है तब ट्रांसफर। जैसे इसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, वसीयत वगैरह। तो वसीयत में क्या कर रहा है? एक देखो, प्रॉपर्टी ए से बी को ट्रांसफर हो रही है। एक पिता था, वो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी किसको गई? बी को गई। बेटा जीवित है लेकिन जो ट्रांसफर कर रहा है वो मर गया है। तो मरे व्यक्ति से जीवित व्यक्ति या जीवित व्यक्ति, जीवित से तो मरे को जाएगी नहीं, मरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन मरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति मर गया उसकी प्रॉपर्टी किसी जीवित व्यक्ति को भी जा रही है तो टीपीए इसको कवर नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसमें सक्सेशन एक्ट वगैरह होते हैं ना, इंडियन सक्सेशन एक्ट वगैरह वगैरह, वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, हमारा टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए दो चीजें हैं। एक ये नहीं कह रहा कि मैं ये ट्रांसफर नहीं होता, मैं कहता हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत ये ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर तो होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इंटरवाइवर्स, लिविंग पर्संस, ये तो एप्लीकेबल हो रहा है। लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ जनरली नहीं करते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन है, केवल इसके दो एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, वो हम कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। जनरली लॉ इससे भी नहीं करते, क्रॉस किया हुआ है। और ये तो होता ही नहीं, ये टीपीए कवर ये नहीं करता, बाकी और विधियां कवर करती है। ऐसे भी ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तरीका है, लेकिन वो टीपीए के अधीन नहीं आता, वो अन्य विधियों में आता है। जैसे बहुत सारे लॉ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि सारे के सारे लॉ यहीं पर है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए? आए समझ में? बोलिए जल्दी का। चलिए, इसके बाद ये टीपीए कैसा लॉ है? पहली बात, इट इज अ सिविल लॉ। ये सिविल जो लॉ है इसकी ब्रांच है। अर्थात ये सिविल लॉ किसकी बात करता है? जनरली जो लॉ
प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज होते हैं ना, प्रॉपर्टी किसकी बात होता है, प्रॉपर्टी हमेशा सिविल लॉ होता है। और ये किसकी बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नाम से ही समझ में आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट माना, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको कवर कर रहा है, ये सिविल लॉ की भाग है। जैसे बोलते हैं ना अपन ने बहुत सारे एक्ट पढ़े, जैसे अपन ने आईपीसी पढ़ी, सीआरपीसी पढ़ी, आईपीसी सीआरपीसी काय के भाग थे, ये आपके क्रिमिनल के भाग थे। ऐसे ही ये जो एक्ट है किसको, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टीपीए, किसका भाग है, सिविल भाग, क्योंकि यहाँ पे जमीन जायदाद की बात होगी, प्रॉपर्टी की। दूसरा चीज, ये कैसा लॉ है, इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, जिसको बोलते हैं सारवान या मूल विधि। आप ये जानते ही होंगे सारवान या मूल विधि। सारवान या मूल विधि जो नहीं जानता है, याद रखिएगा, दो प्रकार के लॉज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो प्रोसेस बताते हैं, और सब्सटेंटिव लॉ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के राइट्स और लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं या चीजों को डिफाइन करते हैं। तो जो भी एक्ट व्यक्ति के राइट्स के बारे में बताता है, जो भी लॉ किसी की लाइबिलिटी के बारे में बताता है, जो भी लॉ किसी चीजों को डिफाइन वगैरह करता है, अधिकारों वगैरह को या लाइबिलिटी को डिफाइन करता है, मतलब राइट्स को बताता है, लाइबिलिटी, राइट्स और लाइबिलिटी को डिफाइन करता है, ऐसा लॉ सब्सटेंटिव लॉ माना जाता है। और टीपीए विधि कैसी, एक मूल विधि जिसको सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। इट इज नॉट अ प्रोसीजर लॉ। जैसे सीपीसी पढ़ेंगे हम, सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, सीपीसी अब इसके बाद पढ़ेंगे ना इस एक्ट के बाद, तो वो एक प्रोसीजर लॉ है। ये कैसा एक्ट है, इट इज अ सब्सटेंटिव एक्ट। आगे, और इसका इफेक्ट देखिए, लॉ का इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेस्ट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैक डेट से, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव तो हर का होता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है आगे के लिए। तो जो भी विधि बना रहा है, समझो आज मैं 2022 में बैठ के विधि बना रहा हूं, तो आगे के लिए बना लूंगा कि पीछे के लिए। स्वाभाविक बात है कि आगे के लिए विधि बनाई जाती है ना, कि आगे क्या होगा, 2022-23 में क्या होगा, 24 होगा, 25 के लिए, इसके लिए विधि बनाओगे कि 2021 में क्या हुआ था। आपको अब जैसे आपको लगा कि यार भैया कोविड के टाइम बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी और हमें एक ऐसा लॉ होता हमारा, तो हम कोविड में बहुत अच्छे से बच जाते, और कोई व्यक्ति बेवकूफ है वो विधि बनाने लगा कि अब हम ये लागू करेंगे 2020 में। कर लोगे तुम 20 में लागू करके, कैसे कर लोगे। तो लॉ हमेशा क्या होता है, आगे के लिए बनाया जाता है। तो ये तो प्रोस्पेक्टिव तो हर लॉ होता है, लेकिन कभी कभार लॉ बना के बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है। और ये कौन से लॉज होते हैं जनरली जो रेस्ट्रोस्पेक्टिव लागू किए जाते हैं, ये जो प्रोसीजर लॉ होते हैं ना, प्रोसीजरल लॉ, ये हमेशा बैक डेट से लागू किए जा सकते हैं। सब्सटेंटिव लॉ बैक डेट से लागू नहीं किया जाता है। सब्सटेंटिव लॉ हमेशा, ये सब्सटेंटिव लॉ है ना, तो ये कैसा होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, इसका इफेक्ट रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो लिखिएगा, टीपीए का इफेक्ट रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये बैक डेट से लागू नहीं होगी। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ 20 का 1, ठीक है, वो क्या होता है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे सब आगे के लिए बनाए जाएंगे। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, क्या किसी कंडीशन, क्रिमिनल लॉ देखिए, क्रिमिनल लॉ जनरली बैक डेट से लागू नहीं करते, लेकिन आपको पता होगा जो 2013 का अमेंडमेंट था वो कैसे बैक डेट से हो गया था। कभी अगर कोई ऐसा लॉ है जो एक्यूज के फायदे के लिए हो सकता है, या टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज होते हैं, ये बैक डेट से लागू किया जा सकता है, या जो प्रोसीजर लॉ है वो किए जा सकते हैं। तो क्या आप बैक डेट से लागू करेंगे तो आगे के लिए लागू नहीं होंगे, आगे के लिए तो हर लॉ बना ही है, हर लॉ आगे के लिए होता है। तो ये तो कभी पॉइंट उठाना ही नहीं है कि ये लॉ प्रोस्पेक्टिव होगा, नहीं, हर लॉ प्रोस्पेक्टिव है। ये है कि कुछ लॉ रेस्ट्रोस्पेक्टिव भी लागू किए जा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट समझ में आ गए, सिविल लॉ हो गया, सब्सटेंटिव लॉ हो गया। दूसरा कैसा है, ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव, इसका इफेक्ट नहीं है। मैंने बोला इसका इफेक्ट कैसा है, ओनली प्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, अभी दो चीजें क्या बता दी, पहली क्या क्या मैंने बताया कि यह किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ पर, ओएल मतलब ऑपरेशन ऑफ, ओएल लिख रहा हूं मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ पर लागू नहीं होता है। विधि के द्वारा जो भी, मतलब विधि या कानून के द्वारा जो भी अंतरण किया जाता है उस पर लागू नहीं होता। दूसरा मैंने क्या बताया अभी, किस पर लागू नहीं होता है, विल वगैरह पे, जिसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री ट्रांसफर पर भी एप्लीकेबल होता है। क्या इसके अलावा भी है, हाँ, तीसरा चीज है, ये हिबा पर भी लागू नहीं होता। हिबा मतलब गिफ्ट, गिफ्ट जनरल गिफ्ट नहीं, मुस्लिम लॉ के अधीन गिफ्ट। गिफ्ट भी किसमें, नॉर्मली गिफ्ट पे तो लागू हो जाता है जिसको हम दान बोलते हैं,
लेकिन मुस्लिम विधि पर क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए वैसे तो इस एक्ट को हम बोलेंगे सेकुलर, याद रखिएगा इसी के नीचे लिखता हूं, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये सेकुलर एक्ट है। सेकुलर एक्ट का मतलब होता है ये सर्व धर्मों पर लागू होता है, सारी की सारी चीजों का। लेकिन मुस्लिम विधि के कुछ ऐसे, देखिए फिर हमारे यहाँ क्या होता है, ये भी कहा गया है कि हमारे कोई ऐसा अगर लॉ है जो किसी लॉ को इफेक्ट कर रहा है किसी धर्म को, तो उसको हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल नहीं करते। तो जनरली ये सेकुलर एक्ट है। सेकुलर एक्ट मतलब सब धर्मों पे लागू होता है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं केवल क्या कह रहा हूँ, मुस्लिम्स की एक प्रथा है जिसको हिबा बोलते हैं, हिबा मतलब गिफ्ट, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें कुछ रीजन है, वो जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्यों लागू नहीं होता है। चौथा, एक और चीज पर लागू नहीं होता जिसको बोलते हैं डोनिशियस मॉर्टिस कॉजा। इसको बोलते हैं मृत्यु शरणदान। जब व्यक्ति मृत्यु की स्थिति में होता है ना, मृत्यु की स्थिति में, और वहां पे मतलब जिसको बोलते हैं डेथ बेड, जब व्यक्ति ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि अब मरेगा कि कब मरेगा, मतलब मृत्यु की जब नहीं होता कि जब व्यक्ति उस कंडीशन में आ जाता है कि वो मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, अर्थात मतलब वो लगभग यह है कि मरने ही वाला है, मतलब बिल्कुल लेट गया है बेड पर, मतलब बिल्कुल थोड़ी देर में हो या जो भी होगा, तो उस कंडीशन में भी वो मरने वाला है, तो मरा ही जैसा समझ लो उसे, तो क्या करने का। तो ऐसे व्यक्तियों का भी दान यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब डोनिस मॉर्टिस कॉजा जो होता है ना, वो भी लागू नहीं होता। तो लिखिएगा ये दो चीजों पे लागू नहीं होता है, हेबा और डोनिशियो। डोनिशियो को देखिए डोनेशन से आ जाता है, डोनिशियो मॉर्टिस। अभी ये बाद में सब समझाएंगे, ठीक है, अभी तो केवल लिखिए, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। दो चीजों पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये हिबा पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, विल पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ पे मैंने बना दिया छोटा सा स्टार, मतलब कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन पे ये एप्लीकेबल किया जा सकता है, जनरली नहीं। समझ में आ रहा है यहां तक? अभी कुछ बेरेक नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स अपन देख रहे हैं, ये समझ में आ रहे हो तो बताइए। नेक्स्ट, एक्ट में जो अमेंडमेंट की बात करेंगे हम, एक्ट में किसकी, हर एक्ट में अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अमेंडमेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा, इसमें भी अमेंडमेंट हुए हैं। तो इस पर अमेंडमेंट कौन कर सकता है, देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है जिसको पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, तो इसमें क्या कर सकती है, अमेंड कर ही सकती है, क्योंकि उसी ने बनाया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार का है, मतलब जो हमारी जो दो सदन होते हैं ना, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इन्होंने बनाया है, मतलब जो बना हुआ है, मतलब 1882 में सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी थी नहीं, लेकिन फिर भी जो बनाया गया है वो पार्लियामेंट की बराबर वाली अथॉरिटी ने बनाया था, जब अंग्रेज वगैरह थे, उन गवर्नर जनरल उस समय थे, उन्होंने असेंट वगैरह दी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो इसमें अमेंडमेंट कर ही सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव भी इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन याद रखना है, स्टेट जब लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करेगी राज्य विधायिका, तो इसके जो सब्सटेंटिव पार्ट होंगे, जिसको मूल भाग है, इसको क्या नहीं करेगी, वो चेंज नहीं करेगी। तो आप या तो बोल दो चेंज नहीं करेगी, मतलब इसके सब्सटेंटिव पार्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जनरली ये नहीं मत लिखिएगा अमेंडमेंट नहीं कर सकती स्टेट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट करके इसके जो मूल सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजंस, उसको छेड़खान नहीं करेगी। उस पर आप ऐसा मत बना दीजिएगा कि उसका मतलब ही खत्म हो जाए, हमने तुम्हें अमेंडमेंट करने के लिए बोला और तुमने स्टेट ने अमेंडमेंट किया, तो जो उसका मतलब निकलता था वही मतलब ना लिख ले। समझ गए ना, कि आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन ऐसा ना मत अमेंडमेंट करिएगा कि उसका मतलब ही खत्म हो जाए। कभी कोई चीज का होता है ना, जैसे मैंने बोला कि आप एक शब्द लिखा, एक शब्द में कुछ हटा दो, उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा जिससे क्या हो जाए, उसके सब्सटेंटिव प्रोविजन में दखल अंदाजी वगैरह हो जाए। इसके साथ साथ ये एक्ट सप्लीमेंट्री पढ़ा जाता है, इट इज अ सप्लीमेंटर। सप्लीमेंटर मतलब साथ में पढ़ना है, किसके साथ में पढ़ना है, बहुत सारी विधियां हैं, वो तो मैं बताऊंगा, जैसे सीपीसी के साथ पढ़ा जाएगा, आपका एसआरए के साथ पढ़ा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ा जाएगा, और अदर लॉज हैं। लेकिन मेनली इसके बहुत सारे प्रोविजन है जो डायरेक्टली इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से जुड़े हुए हैं। अब इसमें आप डायरेक्टली जब पढ़ोगे ना इसकी सेक्शन 2-3, उसमें लिखा है कि इसके बहुत सारी सेक्शंस है जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ में पढ़ी जाएगी। अर्थात जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, तो आपने सुना है
कि जब व्यक्ति अपन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो हमारे पापा या मम्मी अपन भले ना गए हो, लेकिन आपने पापा चाचा वगैरह से सुना हो या पड़ोसी से कि भैया हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। काय रजिस्ट्री करा रहे भैया? जब व्यक्ति कोई जमीन बेचता है या जमीन खरीदता है या किसी को जमीन पट्टे पर दी जाती है या किसी को प्रॉपर्टी क्या दी जाती है, दान पर दी जाती है, तो आपने ये वर्ड जनरली खरीदने बेचने पे तो सुना ही होगा ना कि हम जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराए ले रहे हैं। कोई कहता है रजिस्ट्री नहीं हो रही यार, बड़ी दिक्कत हो रही, रजिस्ट्री ऐसी हो गई। क्यों रजिस्ट्री करा रहे हैं? क्योंकि क्या है, क्योंकि इस एक्ट के साथ हमें इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन के साथ ही मान्य होगा, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे मान्य ही नहीं होगी प्रॉपर्टी। कल के दिन बिद जाओगे तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानेंगे नहीं। जैसे मैं चाह रहा हूं कि इस मकान को मैं आपको बेच दूं, अब इस मकान की कीमत कितनी है, 99 रुपए से ज्यादा है। अब 99 की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, इसमें 99 रुपए लिखा हुआ है। 1882 में भले 99 रुपए की कोई संपत्ति मिल जाती हो, आज की डेट में 99 में कोई भगा दे तुम्हें, तुम प्रॉपर्टी के लिए मतलब 99 की प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, स्टाम्प पेपर ना मिलेगा जिसमें प्रॉपर्टी का लिखा जाता है, लाखों के तो स्टाम्प पेपर लग जाते हैं। तो वो दिन चलेगा कि 99 की प्रॉपर्टी मिलती थी। तो आजकल मतलब मान लीजिएगा हर प्रकार की मूल प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर कराना है, और मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कराई जा सकती है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को हर प्रकार को ट्रांसफर कराना है। और जब ट्रांसफर करा रहे हो तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन लागू, क्योंकि रजिस्ट्री किस माध्यम से होगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, तो सप्लीमेंटल एक्ट है उसके, मतलब उसके साथ से कुछ प्रावधानों को पढ़ना ही पढ़ना है। जहां रजिस्ट्री की बात है, बिना रजिस्ट्री के कुछ होगा नहीं आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक चीजें समझ में आई? जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, बहुत सारी चीजें लिखवाएंगे, केवल आज इंट्रो होगा आपका, इसमें आपको चीजें समझ में आए। जहां ना समझ में आए पूछिएगा। कोई ऐसा जिसको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है? कोई ऐसा जो माना मंगल अंगल ग्रह से आया हो, जैसे पता ही ना चल रहा हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये संपत्ति। कोई कहे कि हम तो घर में घुसे रहे आज तक, हमें पता ही नहीं है कैसा क्या बेचा खरीदा जाता है। ऐसा तो नहीं है कोई है? उसको फिर अलग हिसाब से समझाया जाए। है समझ में आ रहा मार्की? है देखा ऐसा कुछ सुना है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ऐसा कुछ है कोई सुना है ऐसा? ऐसा तो नहीं पहली बार सुन रहे कि यार पता नहीं सर क्या बता रहे, रजिस्ट्री करा लो, ये करा लो। है ऐसा तो नहीं है कोई जिसने पहली बार सुना है? बताओ शिवम, सुनी कि नहीं सुनी ये चीजें? अरे करी ना होंगी, सुनी तो होंगी। भले अपन ने करी ना हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने करी, सुनी तो होंगी, किसी को करते देखा हो। अरे ना हो तो एक आध दिन तहसील, अब इसलिए क्या होता है व्यक्ति क्या कर लेते हैं, 2-3 एक्ट पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो तहसील में वकील बैठते हैं, तहसील की कोई वकालत नहीं होती, वो वकील नहीं, वो वकील बैठते हैं तहसील में, कोई वकालत थोड़ी ना होती है, वकालत कोर्ट्स में ही होती है। अब तहसील में होता क्या है, व्यक्ति क्या कर लेते हैं, देखो उन्होंने MPLRC पढ़ ली, TPA पढ़ लिया, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लिया, स्टाम्प एक्ट पढ़ लिया, और 2-4 और विधियां पढ़ ली। जब उनको इतनी लॉ का जानकारी हो जाती है, तो अब जो सामने वाला रहा तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता लॉ, अपन को तो फिर भी पता है। तो क्या करने लगते हैं, तहसील में बैठ के काम कराने लगते हैं। जैसे उन्होंने रजिस्ट्री करा दी, उनको लॉ पता है कि भैया वो ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि अपन ने लॉ पढ़ लिया है। अपन को पता है कि कैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और MPLRC क्या बोलती है और अन्य विधियां क्या बोलती है। तो अपन क्या होते हैं वहां पे, क्योंकि लॉ अपन जानते हैं तो फिर वहां बैठने लगते हैं। लेकिन वहां कोई वकालत थोड़ी ना होती है। हाँ कभी कभार आपका पॉइंट्स वगैरह रखने को बुला लिया जाता है, इन कुछ लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। चलिए वो अच्छी चीज है, रोजगार किसी भी माध्यम से मिले आदमी को मिलना चाहिए। खैर समझ में आया अब क्या हुआ ये चीजें? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ और चीजें इसी एक्ट में। ठीक है, इसी एक्ट में भी कुछ और चीजें देखेंगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहा, मुझे जहां से चीजें मिलती जा रही हैं, जैसे हमने लिखी थी चीजें वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां से चीजें याद आती जा रही है कि ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट में, जब सेक्शन से पढ़ते हैं तब सीक्वेंस आता है। तो ये मत सोचिएगा कि सीक्वेंस कोई नहीं है, क्योंकि इन चीजों में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ये चीजें तो जिस प्रकार याद आती है तो उस प्रकार से बताई जाती है। जहां दिक्कत हो वहां पे क्वेश्चन तुरंत पूछ लीजिएगा, सही ये चीज समझ में नहीं आई। आ जाते हैं हम बात करते हैं आगे इस एक्ट की स्कीम के बारे में। हर एक्ट की स्कीम आपको पढ़नी है। ठीक है, स्कीम मतलब कितनी, इसमें चैप्टर क्या क्या है। तो स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो प्रियम्बल के अलावा यहाँ पे 8 चैप्टर है और एक शेड्यूल है। ठीक है, क्या क्या हो गया यहाँ पे, प्रियम्बल हो गई, प्रियम्बल जिसको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, फालतू की है। चैप्टर कितने हो गए, चैप्टर देख लीजिएगा 8 है, और इसमें सेक्शन कितनी है, सेक्शन है 137, और शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल 1।
कितने शेड्यूल है, एक इसमें आपका शेड्यूल बताया गया। प्रियम्बल हमें नहीं पढ़नी है, प्रियम्बल से हमें ना कुछ समझ में आता है और ना हमें पढ़ने की जरूरत है। चलिए अभी एक हम चार्ट बनाएंगे, आप लोग भी साथ में चार्ट बनाइएगा, तो उससे आपको ये पूरा एक्ट समझ में आएगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टीपीए के बारे में, और टीपीए की स्कीम, ठीक है, टीपीए की स्कीम। सबसे पहले क्या देखना है हमें, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर किसके बारे में है, प्रिलिमिनरी, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक। सेक्शन कौन सी आएंगी, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक जाता है, ठीक है। पहला चैप्टर बात करता है प्रारंभिक, जो ये बताएगा नाम विस्तार डेफिनेशन वगैरह, पहला चैप्टर आपको बता देता है। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चैप्टर बात करता है जनरल प्रिंसिपल की, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको याद रखना है अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बात करता है जनरल प्रिंसिपल, काय के जनरल प्रिंसिपल, ट्रांसफर के जनरल प्रिंसिपल। भैया प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा, इसके जनरल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल्स बताए गए। सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो जनरली ट्रांसफर होगा कैसे, ठीक है, नियम भी तो पता होने चाहिए। तो ये वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के नियम बताता है। और इस चैप्टर को हम दो भागों में बांट देते हैं। इस चैप्टर को पहला भाग होता है जो इस चैप्टर का, वो आपका किसके बारे में बात करेगा, वो है ट्रांसफर ऑफ मूवेल और इमूवेल। ये मूवेल और इमूवेल के बारे में बात करता है, मूवेल और इमूवेबल के। मैंने बोला ना कि ये देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है, मूवेल और इमूवेल। इमूवेल पे तो पूरा एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो मूवेल पे भी होते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोनों पर लागू होते हैं, लेकिन ज्यादातर किस पर लागू होता है, इमूवेबल पे। तो अब जो सेक्शन आपकी इसमें कहां से कहां तक आएगी, सेक्शन 5 से लेके 37 आती है, ठीक है, 5 से लेके 37। ये सेक्शन चैप्टर को 2 को हमने कितने दो भागों में बांट दिया, ये चैप्टर 2 है, दो भागों में बांटा है, मूवेल और इमूवेल। अब देखिए क्या लिखा है, मूवेल और इमूवेल दोनों 5 से 38 आएंगे। और इसी का सेकंड पार्ट में दूसरा हिस्सा है, ये जो बात करेगा केवल इमूवेल प्रॉपर्टी की बात करेगा। और ये कौन सा भाग होगा आपका, ये सेक्शन 38 से लेके 53A तक आएगा, याद रखिएगा। दो प्रकार से है यहाँ, देखो आईएमपी का मतलब होता है इमूवेल प्रॉपर्टी, ये वीआईएमपी हटाई दे रहा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ, मूवेल इमूवेल मतलब चैप्टर 2 कहां से कहां तक, अब देखिएगा चैप्टर 2 आपका आ रहा है 5 से लेके 53A तक। फाइव से लेके 53 है, उसको भी हमने क्या किया, दो सब पार्टों में बांट लिया। तो कितने चैप्टर हुए, दो। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो पढ़ ली प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक चीज हमें समझ में आई, और दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में हमें समझ में आया, इसके जनरल प्रिंसिपल्स होगा। तो दो चैप्टर है, कितने बचे, 6। अब कितने चैप्टर और बचे, 6 चैप्टर। तो ये 6 चैप्टर है, ये किसके बारे में बात करते हैं, तो ये 6 चैप्टर ये बताते हैं कि 6 प्रकार की संपत्तियों को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जो चैप्टर 3 से आएगा ना, ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं 6 प्रकार की वो कौन कौन सी संपत्ति है जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब देखिए चैप्टर आएगा यहां से 3, अब ऐसे लिख लीजिएगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे चैप्टर 8। अब देखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी, यहां तक तो समझ में आ गया। एक तो प्रारंभिक होगा, ये देखिए हो गया, ठीक है। 35 से 38 एक्सक्लूसिव इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगी। तो मैंने क्या लिखा है, और ये क्या लिखा, आईएमपी का मतलब क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हुआ। वही तो मैं बता रहा हूं कि ये दोनों लिख दी मैंने ये लिखा कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों लिख दी, और यहाँ पे इमूवेबल लिखी, तो मींस क्या हुआ कि एक्सक्लूसिवली मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, वो केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही एप्लीकेबल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है ये वाली सेक्शन। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो एक्ट है दोनों प्रॉपर्टी पर लागू होता है, लेकिन पूरा का पूरा अधिनियम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो पूरा अधिनियम लागू होता है, लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उस पर क्या होता है, कुछ अधिनियम लागू नहीं होता। अब चलिए आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 किसकी बारे में बात करता है, सेल, जिसको बोलते हैं विक्रय। विक्रय का मतलब सुना है, सेल को बोलते हैं विक्रय। विक्रय देखिए, सेल, सेल, विक्रय। सेल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा मेरे हिसाब से, कौन है जिसने सेल का नाम नहीं सुना। सेल मतलब विक्रय। अब सेल के प्रोविजन कहां पे आते हैं, सेल के प्रोविजन आते हैं आपके सेक्शन कहां पे, 54 से लेके 57 के बीच। इज इट क्लियर। चलिए दूसरा आपका बात करेगा मॉर्गेज। मॉर्गेज
अभी आपको पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूं क्या होते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज के प्रोविजन आते हैं 58 से लेके 104 तक, ठीक है, 104 तक यहां पे आ जाएंगे। फिर आते हैं लीज के प्रोविजन, लीज बोलते हैं जिसको पट्टा, मैं अभी सब हिंदी इंग्लिश शब्द में करा दूंगा, अभी पहले लिखते जाइए जितना समझ में आ रहा है, 117 तक। देन हम आते हैं एक्सचेंज के प्रोविजन। एक्सचेंज के प्रोविजन कहाँ पे आते हैं, लीज के बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज 118 से लेके 121। देन आता है गिफ्ट। गिफ्ट के प्रोविजन कहाँ पे आते हैं, 122 से लेके 129 तक। और आखिरी आते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम प्रोविजन कहाँ पे कहाँ तक आते हैं एक्शनेबल क्लेम से, ये आएंगे 130 से लेके 137। अब लिख, मैं एक एक करके बताता हूँ आप लोगों को, ये लिख लीजिए फिर बताता हूँ। पानी है क्या बोतल में? अब थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है, इस पे देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे मैंने तो बता दिया। देखिए पहली चीज मैंने आपको बताई कि चैप्टर 1 के बारे में, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के 1 से 4 तक, नॉर्मली आपको क्या बताएगा, नाम, प्रारंभ वगैरह वगैरह, और डेफिनेशन बताएगा, एक का नेचर क्या है, किसके साथ पढ़ना है, सारी चीजें। दूसरा जनरल प्रोविजन प्रिंसिपल बताएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी, और ये ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स है जो पूरे एक्ट पर आपके एप्लीकेबल होते हैं कि भैया ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे की जाएगी, किन व्यक्तियों के बीच में होगी, इनमें किस कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, क्या किस किस व्यक्ति को ट्रांसफर करना है, क्या जीवित व्यक्ति को ट्रांसफर करना है, अजीवित व्यक्ति को ट्रांसफर करना है, कोई व्यक्ति फ्रॉड के साथ ट्रांसफर करता है तब क्या होगा, इलेक्शन का राइट का क्या होगा, बहुत सारे प्रोविजन बताए गए, कब व्यक्ति प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, तमाम चीजें। अब आ जाते हैं, उन्होंने बोला टीपी। देखिए प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, प्रॉपर्टी तो मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर उसमें भी हमने कर लिया। अब प्रॉपर्टी तो ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बहुत प्रकार से होता है, इसमें होंगे कम से कम 30-40 तरीके, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केवल 6 प्रकार के ट्रांसफर को परमिट कर रही है। मैंने आपको बताया था पार्टीशन नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी चीजें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बहुत प्रकार से होता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये कह रही है केवल और केवल कुछ ही प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, जैसे आप विल भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, नॉन टेस्टामेंटरी भी है, फोरफीचर भी है, इंसॉल्वेंसी है, डिक्री ऑफ कोर्ट है, पार्टीशन है, आपका सरेंडर है, ठीक है, ये भी हर प्रकार क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तरीका है। लेकिन टीपी एक्ट कवर नहीं कर रही। टीपी एक्ट कितने कवर कर रही है, केवल 6 प्रकार की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर। अब सेल, ठीक है, सेल का मतलब होता है विक्रय। अपन दुकान में जाते हैं ना, बोले सेल लगी, सेल मतलब जहां कुछ बेचा जाता है और खरीदा जाता है, बेच के। अब कैसे कुछ बेचा जाएगा, बदले में जब कंसिडरेशन दिया जाता है। समझो आप मेरे पास आए, बोले सर मेरे को मोबाइल खरीदा, मैंने कहा ये मोबाइल मैं आपको दूंगा, बदले में 5000 रुपए लूंगा, दिस इज अ सेल, सेल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि ये मोबाइल, आप देखिएगा यहां पर, लेकिन जो सेल होगा वो केवल किसका होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बोलो क्या मूल प्रॉपर्टी का सेल नहीं होगा, होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईएमपी का मतलब जहां लिख रहा हूं तो मतलब समझ जाइएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कहां पे होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसलिए तो बोल रहा हूं ये एक्ट संपूर्ण नहीं है, सब कुछ इसमें नहीं है, ये एक्ट संपूर्ण नहीं है, इसके अलावा भी प्रावधान इस कहीं ना कहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि सेल तो होगा, लेकिन सेल किसका होगा, केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होगा, मूल प्रॉपर्टी का। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहां जमीन खरीदी जाएंगी, मकान खरीदे जाएंगे, या हर वो चीज खरीदी जाएगी जो क्या है, इमूवेबल है। और अगर कोई चीज मूवेबल की कैटेगरी में आती है तो वो यहाँ पे ना खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कहां जाएगी, क्या उसको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, जाएगा कहां पर, सेल्स ऑफ गुड्स। पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, सेल्स ऑफ गुड एंड 1930 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था पहले, फिर उसको हटा दिया गया है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, और प्रॉपर्टी होगी, एक होगी मॉर्गेज। मॉर्गेज को आपने कभी वर्ड सुना हो जिसको बोलते हैं बंधक। मैं आपको इजी करके बता देता हूं, आपको बंधक समझ में ना आ रहा हो तो आपने सुना होगा वर्ड, गिरवी रख दी हमने अपनी संपत्ति। देखिए हम जनरल भाषा में क्या बोलते इसका कोई महत्व नहीं होता, लॉ की भाषा में जो वो गिरवी है, देखिएगा गिरवी जो व्यक्ति बोल रहा है गलत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। गिरवी बोल रहा है ना व्यक्ति ने क्या की प्रॉपर्टी को,
गिरवी रखी, गिरवी को बोलते हैं प्लेज। और बंधक रख दी प्रॉपर्टी, बंधक को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। अब देखिए एक चीज एक ही जैसी है, जब किसी व्यक्ति को धन वगैरह चाहिए होता है और सिक्योरिटी के तौर पे अपनी संपत्ति रखता है, जैसे मुझे चाहिए 50,000 रुपए जरूरत है, तो मैंने अपनी चैन उतार के आपके पास रख दी, दैट इज हम बोलते हैं हमने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रख दी। इसको हम बोलते हैं कि याद अंतर क्या हुआ कि जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में रखी जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी के कब्जे में रखी जाती है मूवेबल, तो उसे गिरवी बोल देते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे पर रखी जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बंधक बोल देते हैं। तो अगर आपको गिरवी पता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी, व्यक्ति बहुत बार आपने सुना होगा उसने अपने मकान गिरवी रख दी, उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो अगर हम टीपीए के तहत और लॉ के तहत बोलेंगे तो कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा जाता, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा जाता, गिरवी मूवेबल प्रॉपर्टी को रखा जाता है। लेकिन व्यक्ति को लॉ इतना कहां पता है, उनने जो सुना वो बता दिया। अब आप कोई व्यक्ति किसी को चक्कू मार दे और तुम जाके वकालत झाड़ो, लगता है कल्पेबल होमोसाइड हुआ है, तो आदमी कहेगा जूता ही मारेगा इसमें फेंक के, बोलेगा वकील साहब यहाँ पे आदमी मर गया, तुम पता नहीं कौन सी अंग्रेजी मार रहे कल्पेबल होमोसाइड। तो हर जगह ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो आदमी सुन लो समझ जाओ। जैसे तुम भी कहीं अब सुन के पढ़ के जाओ कि कोई तुमसे कह दे कि वो पापा कह दे कि भैया एक जन ने अपना मकान गिरवी रखा, तुम पापा को समझाने लगे, नहीं पापा यू आर रॉन्ग, आई विल टेल यू द ट्रुथ, एक्चुअली दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और वन इज उसमें क्या है प्लेज रखा जाता है। तो पापा कहेंगे बेटा ज्यादा वकालत ना झाड़ो, ठीक है। तो इसलिए हर जगह वकालत का प्रयोग नहीं करना है, वकालत का प्रयोग अदालत में करिए और जहां पे आपको एग्जाम देना है वहां पे करिए, हर जगह अपन को नहीं बोलना। खैर ये नॉर्मल भाषा थी। अगर हम आसान भाषा की तरफ जाते हैं तो गिरवी क्या है? गिरवी और बंधक एक दूसरे के भाई बहन है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो अगर गिरवी कोई बोल रहा है तो समझ जाइएगा, कोई अगर कह रहा है कि हमने अपनी अचल संपत्ति गिरवी रख दी, देखिएगा नॉर्मल अगर कोई बोल रहा है समझ जाइएगा, लेकिन लॉ में अगर लिखा है तो फिर आपको क्या मानना है कि गिरवी कहां पे रखा जाती है, गिरवी कौन सी प्रॉपर्टी की होती है? मूल प्रॉपर्टी। और अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन भी याद आ गए होंगे, वो 172 से आपके प्रोविजन 181 तक है ना, यही तो है आपकी गिरवी। और प्लेज तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्लेज कहां पे है? 58 से लेके 10, ये प्लेज आ गया। कितना इजी हो गया, आप समझ में आया कि जब कोई व्यक्ति अपनी इमूल प्रॉपर्टी को रखता है, जैसे मैं अपना मोबाइल किसी के पास रख के पैसा ले लूं, किसी को अब पैसा क्यों रख के लूंगा? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया गिरवी। और जब मैं अपना घर मकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उसको रख के किसी से पैसा वगैरह सिक्योरिटी के तौर पर रख लूं, डेथ ले लूं, तो ये क्या माना जाएगा? क्लियर हुआ? यहां पे आपको चीज क्लियर हो गई। अब आते देखिए, बिल्कुल इसलिए बोलते हैं बेसिक क्लास में जो लोग हैं वो नहीं आते, पता नहीं क्यों क्लास 10 में नहीं लेते, जब आ सकते हो तो क्लास में लिया करो, जो यहाँ की है वो तो लिया ही करो, पता नहीं क्योंकि पढ़ने में दिक्कत नहीं है, जब बेसिक क्लासेस हुआ करे एक्ट डिफिकल्ट हुआ, क्लास में ज्यादा चीज अच्छे से आ जाती है। खैर नहीं, जब पॉसिबल है उसके लिए बात कर रहे हैं, बाकी तो जिसको ऑनलाइन आदत है वो ऑनलाइन भी ले सकता है, क्योंकि बहुत अब तो जमाना ही बदल गया, ठीक है। सब ऑनलाइन, कुछ लोग एक जन मेरे से बोलते सर ऑनलाइन ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है भैया, जमाना बदल गया है, सबका अलग अलग होता है। अब आते हैं तीसरी लीज के बारे में। लीज होता है पट्टा। कौन सा पट्टा भैया? तो गले में डालते हैं वाला? नहीं भैया, वाला पट्टा नहीं। यहाँ पट्टे का मतलब, पट्टे का वही समझ लो, हम बोले पट्टा दिया, हमने क्या उसने अपना पट्टा दे दिया, बोले यार पट्टा कौन सा? तो होता ना गाल लाल में जब गर्दन दर्द होती तो पट्टा बांध लिया जाता, वो पट्टा नहीं भैया। एक होता है कोई वो टॉमी ओमी पाले रहते हैं, उनको पट्टा, ये वाला पट्टा नहीं। यहाँ पे पट्टे का मतलब लीज है, और पट्टे का मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी किस पर लागू होगी? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होती। तो देखिए तीनों की तीनों किस पर लागू हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। अब देखिए लीज क्या होती है? जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति दूसरे व्यक्ति को उपभोग के लिए देता है, राइट टू इंजॉयमेंट, कि भैया तुम उसको यूज करो, रहो उसमें। एक प्रकार से किराएदारी सुनी, किराएदारी देखी, कुछ ना देखा हो, किराएदारी कोई व्यक्ति अपनी दुकान किराए पे देता, मकान, वैसे तो एकोमोडेशन लागू रहा है, लेकिन एकोमोडेशन नहीं था तब क्या इससे होता था? इसी से। आज भी समझो मेरा एक खेत है, मेरी एक प्रॉपर्टी, एक जमीन डली है, जमीन मेरी डली है, मैं उसका उपयोग नहीं करता, मेरे पास बहुत सारी जमीन लगी। आप आए सर, बोले मुझे सर वो जमीन चाहिए, मैंने कहा मैं बेचूंगा नहीं। बोले सर बेचने के लिए नहीं चाहिए, आप मुझे पट्टा दे दीजिए उसका, मतलब मुझे किराए से दे दीजिए, मैं आपको हर महीने उसका 20,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा यार सौदा अच्छा है, ऐसे ही तो रखी है, डली है। मैंने कहा देखो भैया, प्रॉपर्टी में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी है जैसी है वैसी ही होनी चाहिए,
हम आपको दे देते, हमने आपने पट्टा का बंद वो बनाया, विल आपने क्या बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जिसको डीड बोलते हैं। डीड मतलब डॉक्यूमेंट मतलब डीड। अभी अपन बात बार एक शब्द देखेंगे, डीड्स, डीड बनाएगी, डीड बनाएगी, डीड मतलब डॉक्यूमेंट। तो हम एक लीज के डीड बनवा लेंगे और आपको हम दे देंगे, आप उस पर क्या करोगे, इंजॉय करोगे। इंजॉय कैसे, इंजॉय का मतलब लूटना उटना वाला इंजॉय नहीं, इंजॉय मतलब आप उसको अपने यूज में लोगे। भैया आपके पास प्रॉपर्टी है जिसकी आपने लिया था, उसको फिर अगर उस पर रहने के लिए था रह लीजिए। आप कोई व्यक्ति क्या कर लेते हैं, कुछ लोग मेला लगाते हैं, कुछ लोग अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो जितने समय के लिए आपको मिला है एग्रीमेंट आपने किया, उतने समय तक उसको यूज करो, लेकिन उसमें कोई डैमेजेस वगैरह नहीं करने, जो टर्म एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से यूज करोगे। और ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, और जब आपकी लीज का पीरियड खत्म हो जाएगा आपको वापस करनी है, और अगर आपने उसको सही से उपयोग नहीं किया तो आपको पहले भी वापस करना पड़ सकता है। तो समझ में आया लीज क्या होता है। लीज होता है जब व्यक्ति, समझिए जैसे नॉर्मली आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, अभी एग्जाम बहुत ज्यादा हर जगह टेक्निकली मत लेके आइए, ऐसे समझ लीजिएगा आप मेरे पास आए और मेरा एक प्लॉट डला हुआ है, प्लॉट जिसमें फेंसिंग है चारों तरफ से, और आपने मुझसे मांगा कि सर मुझे ये चाहिए। मैंने कहा, और मेन लोकेशन पे था, आपने कहा मैंने काई के लिए, तो आपने बोला यहाँ पे मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ। ढाबा ऐसी जगह पे खुल जाते हैं, और मुझे 10 साल के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया 10 साल के लिए चाहिए, हर महीने का 10,000 रुपये किराया लगेगा, और हर साल 5% के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। आपने कहा मंजूर है। तो ये, और आपने फिर डीड साइन कर ली, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, बल्कि हम आपको क्या देंगे, इंजॉयमेंट। जैसे ही वो 10 साल होंगे, मेरे ऊपर है, या तो मैं रिन्यू कर लूँ, उसके ऊपर है, हम दोनों के ऊपर है, या तो हम लोग रिन्यू कर लेंगे, या वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लेज वगैरह क्या होगा, बंदा की सब कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कहा था इसको सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी पढ़ना है। इसमें लीज और कुछ नहीं है डिफरेंस, अलग अलग है, वो अपनी एकोमोडेशन पे लागू होता है। ये एकोमोडेशन जहां पे हो रहा है वहां पे एप्लीकेबल होगा। पहले क्या होता था, जैसे समझो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब ये अपन पढ़ेंगे ना कि पहले क्या होता था, जब एकोमोडेशन नहीं था तो मकान क्या होता था, किराए पे कैसे दिया जाता, पट्टे पर दे दिए जाते थे। आज भी आप देखते होगे कि भैया बोलते हैं कि उनको ये जमीन पट्टे पर मिली। एग्री मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मुझे फैक्ट्री लगानी, अब फैक्ट्री लगानी, मैं इतना पैसा नहीं कि मैं जमीन खरीद लूं। किसी की हमने देखा यार ये जमीन अच्छी है, रोड पे है, और वो यूज नहीं करता, या यूज करता है तो उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता, या वो कहीं रहता है। मैंने कहा भैया जमीन मुझे किराए पे दे दो आप। खरीद नहीं रहा मैं जमीन, कुछ लोग खरीदते नहीं किराए पे। मैंने कहा ये ले लो, कितने, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये किराए वगैरह पे जो चीजें दी जाती है ना, दैट इज, पढ़ाएंगे जब चीजें बहुत डीपली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, कि वर्ड पढ़ाएंगे कैसे क्या होता है। और बल्दे में कुछ ना कुछ लिया जाता है, फ्री में नहीं दी जाती, ये भी याद रखिएगा। बल्दे में चाहे एडवांस में पैसा दे दो या कुछ भी दे दो, बल्दे में कुछ ना कुछ देना है। इसके बाद हमें क्या देखना, एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है बदला, कुछ के बदले कुछ, मतलब जब एक व्यक्ति एक चीज के बदले दूसरी चीज देता है, इसे बोलते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज किस पर होता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का भी किया जा सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों पर हो गया। तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है, किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। जैसे समझो आप मेरे पास आए, बोले सर ये आपके पास किताब है। जैसे समझो कभी कभी होता ना, जैसे अपन समझो कॉलेज में किताबें मिली आपको, या अपन जल्दी जल्दी कहीं गए, किताब लिया, आप कह रहे यार ये वाली किताब मजा नहीं आ रही, हमने कही हमें इसमें नहीं आ रही, तुम कह रहे ये हमें बहुत अच्छी लगती है, हमने कही ये हमें अच्छी लगती है, तुमने कहा बदल लो। अदला बदली, ये क्या हुआ, ये एक्सचेंज। समझो मेरी बोतल थी, किसी को मेरी बोतल लग गई, मुझे दूसरे की बोतल अच्छी लगी, हमने कही बदल लो, ये बदल लिया। जो जिसपे क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई ओनरशिप आपकी। ओनरशिप हो जाती, मतलब ऐसा नहीं, एक होता टेम्परेरी बदलना, एक होता परमानेंट। एक्सचेंज का मतलब होता है बदल, बोले एक्सचेंज ऑफर आ गया, मोबाइल्स में आता है। जैसे अभी ये नया आईफोन आया 14, तो एक्सचेंज ऑफर चल रहा होगा, जब आप उसमें मोबाइल का किसी के पास अगर 13 या 12 होगा तो आपको ले जाएंगे, आपसे कुछ पैसा काट लेंगे। और एक्सचेंज में याद रखिएगा, एक्सचेंज जो होता है ना, उसमें क्या हो सकती है, कोई भी चीज से हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, समझिएगा। ए व्यक्ति के पास है ये मोबाइल, तो ये बी को क्या कर रहा है, अपना मोबाइल दे रहा है, बी के पास भी मोबाइल है, और ए अपना बी को मोबाइल दे दे, बी ए को दे दे, वेदर इट इज एक्सचेंज और नॉट, एक्सचेंज है। एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो इसको मोबाइल देता है, बदले में 20 को क्या दे देता है, बदले में 20 को एक गड्डी देता है 100 की, ठीक है। वेदर इट इज एक्सचेंज और नॉट, क्या एक्सचेंज है कि नहीं है, बोलिए कि करके बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। इट इज नॉट एन एक्सचेंज, ये हो जाएगा सेल, पैसा आ गया ना। एक व्यक्ति अपना मोबाइल दे रहा है, ए व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना ये मोबाइल दे रहा है, बी व्यक्ति ने क्या दिया, अपना मोबाइल दिया। इस मोबाइल की कीमत है 50,000 रुपए, इस मोबाइल की है 30,000। अब भैया व्यक्ति एक्सचेंज जो करेगा घाटे, मैंने कहा देखो मेरा मोबाइल यार 50 का है, तुम्हारा 30 का है,
20 का घाटा लगा, तुम ऐसे कहते हो ऐसा करो, या तुम्हारा मोबाइल कितने का था, 40 का था। आपने कहा यार ऐसा, हमने कहा यार देखो इसमें 10,000 का घाटा लग रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। बोले यार बात तो सही है, आपके पास आईफोन 12 है, मेरे पास 13 है, समझ लीजिएगा। मैंने कहा एक्सचेंज कर लो। आपने कहा ठीक है कर लेते, मुझे 12 अच्छा लगता है, मैंने कहा 13 ले लूंगा। कलर का कुछ था, मैंने कहा चलो एक जैसे कलर को लेके, मैंने कहा लेकिन यार रेट तो देखो ज्यादा है। आपने कहा रेट तो ज्यादा है। मैंने कहा ऐसा करो 50,000 रुपए तुम ले लो, ये मोबाइल दे देता हूँ 40,000। तुमने 40,000, मैंने कहा कि 40,000 का मोबाइल ले लो, प्लस 10,000 मैंने अलग से आपको दे दिए, जिससे आपकी डेफिशिएंसी कम हो गई। अब हो गया बराबर की वैल्यू। अब क्या हुआ, ये एक्सचेंज है। जब देखिए एक्सचेंज कभी कैश से नहीं होता, याद रखिए। जब कैश आ जाएगा तो एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन अगर डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, अर्थात उसमें कुछ कमी पड़ रही है, उसको दूर करने के लिए अगर आप कैश दे देते हो, कुछ कैश, ज्यादा भाग क्या होना चाहिए, चीज का होनी चाहिए, कम भाग कैश का होना चाहिए, फिर वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। इसी चीज, एक व्यक्ति ने, एक ए है और एक बी है। आप मेरे पास आए, आपने 1,000 का 2,000 का नोट दिया और कहा भैया 4-5-500 के दे दो। मैंने आपको 4-500, वेदर इट इज एक्सचेंज और नॉट। दोनों चीज मनी हो सकती है, एक चीज मनी नहीं होगी, दोनों चीज मनी हो सकती है, तो ये भी आपका एक्सचेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर एक चीज पैसा होता, लेकिन यहां पे क्यों नहीं हो रहा था, यहां पे एक चीज पैसा था और दूसरा नहीं था। यहां पे भी एक चीज पैसा तो था, लेकिन क्या था, वो डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, और यहां तो दोनों पैसे थे। कभी कभी कभार होता ना, बोले हमारे पास भैया नेपाल का नोट है, कोई कह रहा भैया हमारे पास तो और वहां का है, भूटान का है, ले भैया तू मुझे नेपाल का दे दे, मैं तुझे भूटान का दे देता हूँ। एक्सचेंज हो गया। कोई कह रहा भाई मेरे पास पुराना 500 का नोट है, कह रहा, और कोई कह रहा मेरे पास नया। अब क्या कह रहा भैया पुराने से नया कर लो। हम तो क्या करते हैं, उसको एग्जीबिशन वगैरह पे ले जाते हैं पुराने नोट, कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार। तो ये चीज होती है। तो किस प्रॉपर्टी में होगा, यहाँ पे आ जाइए, किस प्रॉपर्टी पे होगा एक्सचेंज, मूवेबल इमूवेबल दोनों पे हो सकता है। इसके बाद गिफ्ट आता है, दान। दान गिफ्ट मतलब देखिए कितना अच्छा लगता है, जैसे आप वर्ड को देखिएगा, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, गिफ्ट। हमने आपको क्या दिया, गिफ्ट, और हिंदी में बोला हम तुम्हें दान दे रहे हैं। किसी के बर्थडे में जाके बोलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तो खुश हो जाएगा, यार भैया आइए आइए, गले में हाथ डाल लेगा थोड़ी देर, आओ भाई तुम्हें अलग से खिला। थोड़ी देर बोल दो सबके सामने के भाई साहब हम तुम्हारे लिए दान लेके आए हैं, दान देने आए हैं। क्या भिखारी है, समझ लिया का तुमने, यहाँ शब्द एक, अर्थ भी वही है, लेकिन बोलने का तरीका, ठीक है। तो बस वही होता है, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, लेकिन ऐसो से ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो वही कहावत है। तो शब्दों की बात है केवल फेर। तो गिफ्ट मतलब सीधा सीधा जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज देता है विदाउट कंसिडरेशन। हमने पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन उसमें हमने बोला था कि इसका एग्जाम्पल गिफ्ट भी होता है। गिफ्ट में कभी दूसरे से नहीं लिया जाता। अब ये अपेक्षा ना करोगे कि हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे बदले में तुम भी हमें खुद दो। गिफ्ट में ये कभी चीजें नहीं आती है, तो गिफ्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी ये किस प्रॉपर्टी में होता है, ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। और तीसरी चीज आती है एक्शनेबल क्लेम। ऐसा क्लेम मतलब एक कोई ऐसा, मतलब जिस कोई ऐसा क्लेम, क्लेम का मतलब होता है जिस पर आप सूट वगैरह ला सकते हो, जिस पे हम एक्शन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। पढ़ाऊंगा अभी इसको, एक्शनेबल क्लेम ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक्शनेबल क्लेम अभी डेफिनेशन सेक्शन 3 में पढ़ाऊंगा, जब पूरे आपको बता दूंगा कि एक्शनेबल क्लेम किस पर होता है, जिस पर कुछ क्लेम किया जा सकता हो। आप कोई चीज क्लेम कर रहे हो कि क्लेम मतलब शूट का क्या होता है, एक आधार होता है, तो एक एक्शनेबल। तो इतनी प्रकार की प्रॉपर्टी, 5 प्रकार की हम इसमें लेके आ जाते हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर हुआ?